सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष ऐसी साधना है जिसके बारे में सहज रूप से कहें तो बहुत कठिन है। ये विद्या स्पष्ट करने के लिए जब तक आप सचेत नहीं होते, सात्विक नहीं होते, आपकी वाणी में सत्यता नहीं आ सकती। इसलिए अगर सत्यता की तरफ चलना है जन्म कुंडली में, जानने के लिए भविष्य को, तो आपको स्वरूप की साधना जरूर करनी पड़ेगी। यह समग्र संसार जितना है बाहर, उतना ही अपने अंदर भी है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर को अध्ययन करके नहीं पढ़ा, वह व्यक्ति बाहरी संसार को नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि वेद भी कहता है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। किसी को पढ़ने के लिए स्वयं को पढ़ना जरूरी है। आज के इस विषय को हम बताएं आपके साथ, तो यह विषय वित्त को लेकर के है, धन के लेकर के विषय है। अगर आपके जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी आपको विस्तार नहीं दे पा रहा है, सूक्ष्मता नहीं दे पा रहा है कि आपका कमाई का साधन कहाँ से बनेगा, किस माध्यम से होगा, तब आपको जाना चाहिए नवांश चक्र में। जी हाँ, नवांश चक्र अंतिम निर्णय देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन में बहुत कष्ट उठाते हैं, कुछ समय बाद वो बहुत कष्ट उठाते उठाते अचानक विद्या अथवा किसी कारणवश उनके पास धन संपत्ति अथाह हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली हमारा प्रथम चरण है, जो कि प्रथम चरण दुख और सुख का प्रतीक है। द्वितीय चरण नवांश चक्र में आकर के अगर हम देखें तो पता लगता है कि वास्तव में जो धन की स्थिति है, धन संग्रह करने की स्थिति है, वो कहां से होगी। अब हम चर्चा करेंगे धन की। इससे पहले मैंने आपको 5 घर तक वित्त यानी धन भाव के स्वामी को नवांश चक्र में देखने के बारे में बताया। अब आपको हम ले चलेंगे आगे 7 घरों में। जन्म कुंडली में आपका धन भाव का स्वामी कौन है? मान लीजिए जन्म कुंडली में आपका कन्या लग्न है, तो तुला लग्न आपके धन भाव का स्वामी होगा। आपका वो पैसा किस मद में खर्च होगा, क्योंकि दूसरा भाव स्थिर कमाया हुआ धन है। किस कारण से आपका पैसा द्वितीय भाग में खर्च होगा, किस कारण से आपको हानि लाभ होगी, इसके बारे में आपको ये भरपूर तरीके से बताता है। जन्म कुंडली में वित्त यानी धन भाव का स्वामी जो होता है उसको धनेश कहते हैं। यदि धनेश अशुभ अवस्था में है और जन्म कुंडली के नवमांश चक्र में शुभ अवस्था में है, तो व्यक्ति धन संग्रह कर लेता है, पैसा अथाह बना लेता है, टिक पाता है। नहीं तो कई बार अधर्म आचरण करके उसकी संतानें उसका पैसा खर्च कर डालती है। कब और कैसे? जन्म कुंडली में अगर आपका धन का स्वामी बहुत अच्छा पैसा कमाया आपने, लेकिन नवमांश चक्र में आकर के अगर छठे में बैठ जाए, इसको कहते हैं रोगांश। जैसे ये नवमांश चक्र में आपके धन का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, नवमांश में, सॉरी शुक्र, ठीक है, ये शुक्र छठे घर में बैठ जाए, तो आपको बताऊं, आपका पैसा कौन खर्चा करेगा? शत्रु खर्चा करेंगे। आपका पैसा आपके ननिहाल पक्ष की वजह से खर्च होगा। आप पैसा कमाएंगे लोहा से, लग्जरीज आइटम से, कॉस्मेटिक्स से। आपका पैसा इन क्षेत्रों से कमाया हुआ धन छठे घर में
नवांश चक्र में यदि धनेश चला जाता है तो रोग में, कर्जे में और शत्रु में पैसा खर्च होता है। अर्थात नवांश चक्र में अगर धन का स्वामी छठे चला गया तो आए दिन कोर्ट कचहरी, आए दिन डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपका पैसा उस मद में खर्च होगा जो आपने कमाया है। क्योंकि यहां द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है, द्वादश भाव को हॉस्पिटल कहा गया है, छठा भाव रोग है। ठीक है, तो द्वादश भाव कोर्ट कचहरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट कचहरी, अपने ननिहाल पक्ष के कारण आपका पैसा रोग में, शत्रु में और कर्जे में जाएगा। आपका धनांश, धन का स्वामी अगर छठे में बैठा है, नवांश में, रोगांश में, तो रोग, ऋण, शत्रु में खर्च होगा। लेकिन आपको इन्हीं से, अगर आपका धनेश यहां मजबूत हो गया तो आपको शत्रु पक्ष से, कोर्ट कचहरी से, वकालत आदि से पैसा कमाने का अवसर भी आएगा। डॉक्टरी पेशे से पैसा कमाने का अवसर भी आएगा। टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में भी आप माहिर हो सकते हैं। ये धन का स्वामी अगर सप्तम स्थान पे चला जाए, जन्म कुंडली में धन का स्वामी नवांश चक्र में सप्तम में चला जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक का धन स्त्री के कहने के अनुसार खर्च होगा, स्त्री के ऊपर खर्च होगा, भोग सामग्री में खर्च होगा, अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन करने में उसको खर्च करेगा। उसका एक लक्ष्य होगा, स्त्री स्त्री स्त्री, केवल मदन काम इच्छा से वो अपने धन को खर्च करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कामी होता है, नहीं, वो अपने घर को, अपने पत्नी को संवार के, सजा के चलने में अपनी शान आन बान समझता है, इसलिए वो अपने स्त्री के कथनानुसार कार्य करेगा। गाड़ी, लग्जरियस आइटम, अच्छा फ्रिज, घर में अच्छी एसी, अच्छे जितने भी शरीर को आराम देने वाले सामान हैं उन पर एक खर्च करेगा, वो भी पत्नी के कहने पर। अगर धन का स्वामी नवांश चक्र में निधनांश में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास जो पहले पैसा उसने खूब कमाया है, उसका पैसा अचानक भूमि में, जमीन में दब जाता है। यानी वो किसी चीज को खरीदा, उसने शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाया, उसका पैसा नीचे दब जाएगा। भूत प्रेत बाधा इत्यादि में भी उसका पैसा, स्वास्थ्य में भी उसका पैसा खर्च होगा। स्त्री के कलह में, स्त्री के कारण उसका पैसा खर्च होगा। अगर धन का स्वामी नवम भाव में चला जाए, नवमांश चक्र में, तो भाग्य भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति का धन धर्म होगा। वह मंदिर बनवाएगा, ना बनवाए लेकिन अपने मंदिर और पूजा स्थान में खर्च करने में जरा सा भी वो पीछे नहीं हटेगा। पिता, दादा, कुल परंपरा, इन सबको निर्वाह करने वाला जातक अगर धनेश यहां भाग्यांश में बैठा होगा तो जातक को धर्म कर्म में पैसा खर्च करवाएगा। द्वितीय भाग में वो सुख सुविधाओं से अपनी जिंदगी को जी करके परम लोक में जाने की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दान, धर्म, मंदिर, गौशाला, ब्रह्मभोज, साधु सन्यासियों की सेवा इत्यादि खूब करेगा, धर्म कर्म खूब करेगा। और ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के मार्ग से कमाएगा भी। हालांकि अभी हम कमाई की चर्चा अगले और वीडियोस में करेंगे। आपको धन के मामले में नवांश चक्र कैसे देखना चाहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये धन की चर्चा है, पहले हमने तन की चर्चा की थी, अब धन की कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिश्तेदार, संबंधी, छोटे भाई बहन, पराक्रम इत्यादि की। लेकिन अभी धनांश की चर्चा धनेश की चल रही है। तो धनेश नवमांश में अगर भाग्य में बैठा है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली,
परम विद्वान, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण इत्यादि में अपनी वृत्ति लगा करके धर्म कर्म में जाएगा, मेडिटेशन इत्यादि करके जीवन को परम लोक की तरफ ले जाएगा। वहीं धन का स्वामी कर्मांश में बैठा हुआ होगा नवमांश चक्र में, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह धन कर्म से कमाएगा और धन कर्म में लगाएगा, व्यापार में लगाएगा, व्यापार से कमाएगा, बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा, लेखन कला, बोलने की शैली, पढ़ने लिखने में खर्च करेगा और पिता के लिए ऐसा जातक श्रेष्ठ होगा, अपने पिता पर मर मिटने वाला जातक होगा। वो हो कार्यशैली, व्यापार स्थान को खूब बढ़ाएगा, पिता के सम्मान को खूब बढ़ाएगा और जीवन में खूब विकास गति प्राप्त करेगा। अगर जन्म कुंडली में आपका धनेश नवांश चक्र में कर्मांश में बैठा, इसको कर्मांश कहते हैं। चलिए, धन का स्वामी आयांश में बैठ जाए, आय भाव में बैठ जाए नवमांश में, तब ऐसे व्यक्ति का अधिक पैसा कहां खर्च होगा? अपने उच्च क्वालिटी के ऑफिसरों में, ऊंचे स्तर के लोगों के साथ बैठक उठक में, मीटिंग में, ऐसे लोगों का पैसा खर्च होगा। अपने भाई बहनों के लिए कभी कभी अगर धनेश बहुत बुरा जो आयांश में बैठ जाए और बुरे ग्रहों से देखा जाए तो हड्डी के टूटने में भी, चोट चपेट में भी खर्चा होता है। अक्सर इसके बाजू में, कंधों में दर्द भी पैदा होती है अगर बुरी स्थिति में हो। जैसे यहाँ का स्वामी कुंडली में, धन का स्वामी आयांश में बैठा हो और उसको कोई पापक ग्रह दे, जैसे मान लो मंगल यहाँ से बैठा देख रहा होगा, तो हड्डी टूटने फाटने, लड़ाई झगड़े में भी खर्च होगा और पैसे कमाने के चक्कर में फैक्ट्री आय के साधन बनाने में भी खर्च होगा। आय का साधन वो अच्छा बनाएगा अगर आपका धन का स्वामी आयांश में बैठा होगा। तो आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिएगा कहां तक सच है। मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं, निर्णय आपको देना है। जन्म कुंडली में अगर आपका धनेश नवांश चक्र में आकर व्ययांश में बैठ जाए, भोगांश में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो आपका पैसा पुनः वही पुलिस, जेल खाना, कोर्ट कचहरी, इन चीजों में व्यय होगा। आपका पैसा भोग भाव में व्यय होगा। आप ज्यादातर भोग भूमि पर अपनी संपत्ति को खर्च करेंगे। चाचा, ताया, इनके कारण भी आपका पैसा खर्च होगा। इसलिए जब धनेश इन स्थानों पे बैठेगा तो ऐसे मद में खर्च करेगा और ऐसे मद में उसको प्राप्त भी करवाएगा। जैसे मैंने किया कि षष्ठवें भाव में बैठा हुआ शत्रु, रोग, ऋण, यानी डॉक्टरी पेशे से, वैद्य हकीम के पेशे से आपको धन की कमाई भी होगी और नुकसान भी होगा। पत्नी के घर में जायांश में बैठा हुआ धनेश पत्नी के ऊपर खर्च भी करेगा, लेकिन पत्नी आपको धन कमाकर भी देगी। इसी प्रकार से धनेश आपका अष्टम में, नवांश में बैठा होगा, अष्टमांश में, निधनांश में, तो आपको भूमि खरीदने में अपना पैसा खर्च तो किया, लेकिन भूमि से ही फायदा भी होगा। इस तरह से आपको नवमांश चक्र देखना चाहिए। और इस कुंडली देखने की प्रक्रिया में जो नवांश की मैंने ये फलादेश की कुंडली वीडियो दी आपको, इसमें आपको कितना सार्थक लगता है, इस फलादेश को पढ़ने के बाद, देखने के बाद अपनी कुंडली में हमें बताइएगा भी जरूर, क्योंकि ये प्रयोग है और हमारा बहुत सालों का परिश्रम है जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। कितना सच है ये प्रयोग के लिए मैंने आपके साथ बांटा है। तो इस वीडियो में ये चर्चा करने के बाद हम अगली चर्चा करेंगे नवांश चक्र में जन्म कुंडली का तीसरे भाग का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी, पराक्रम बल का स्वामी, लग्नांश में, धनांश में, पूरे व्ययांश तक बताएंगे बैठा हुआ हो तो कैसा फल देगा। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आपका तथ्य, आपका निर्णय, आपका सत्य, आपका निष्कर्ष हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और ये
आप कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। लेते हैं यहाँ विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।